तो चलिए आज गीतांजलि श्री के एक उपन्यास पर बात करते हैं। नहीं, रेत समाधि नहीं, बल्कि उससे भी पहले का 2006 में प्रकाशित हुआ था। नाम है खाली जगह। हाँ, खाली जगह। हमारे पास इसकी एक विस्तृत कहानी की रूपरेखा तो है, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गीतांजलि श्री शब्दों से ऐसा क्या जादू करती हैं कि शोक और अकेलेपन जैसा विषय भी एक जिंदा सांस लेते हुए अनुभव में बदल जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है, क्योंकि ये हमें रेत समाधि की विश्व प्रसिद्ध लेखिका के उनके शुरुआती दौर की एक झलक देता है। रेत समाधि में एक बाहरी यात्रा है ना, देश की सीमाओं को लांघने की कहानी है, जबकि खाली जगह वो मन की सीमाओं को समझने की कहानी है। अच्छा। ये उपन्यास उतना चर्चित नहीं हुआ, लेकिन भावनात्मक रूप से ये बहुत गहरा और कहना चाहिए कि प्रयोगधर्मी है। ये कहानी एक खालीपन की है जो किसी के जाने के बाद हमारे जीवन में बस जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से शुरू होती है और मुख्य पात्र एक बेटी अपनी माँ को खो देती है, और यहीं से उस खाली जगह का जन्म होता है। हाँ, जो सूत्र हमें मिले हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक भौतिक जगह भी है, जैसे माँ का कमरा, उनका सामान, वो कुर्सी। बिल्कुल, वो कुर्सी जिस पर वो बैठती थी, लेकिन साथ ही ये गहरा भावनात्मक शून्य भी है। और जो चीज़ इसे और जटिल बनाती है वो ये है कि उसके आसपास के लोग, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार, मतलब पति और बच्चे, वो भी उसके इस दुख की गहराई को समझ नहीं पाते। सही बात है, वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक तरह से सामान्य होने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नायिका उस खाली जगह में जैसे फंस कर रह गई है। वो उसे भरने की लगातार कोशिश करती है, लेकिन वो भरती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। ये बहुत दिलचस्प है कि नायिका का परिवार उसके दुख को नहीं समझता। क्या उपन्यास ये बताता है कि ऐसा क्यों है? मतलब क्या वे जानबूझकर अनजान हैं या वो भी अपने तरीके से दुखी हैं और उनका तरीका बस अलग है? ये एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। उपन्यास सीधे तौर पर उन्हें दोषी नहीं ठहराता। अच्छा। ऐसा लगता है कि वे भी दुखी हैं, लेकिन वे व्यावहारिकता में ज्यादा विश्वास करते हैं। उनके लिए जीवन का मतलब है आगे बढ़ना, रोजमर्रा के कामों में खुद को व्यस्त रखना। जबकि नायिका के लिए अपनी माँ को सच में याद करने का मतलब है उस दुख को पूरी तरह से महसूस करना, उसमें डूबना। बिल्कुल। तो ये टकराव तरीकों का है, भावनाओं का नहीं। परिवार उसे उस खालीपन से बाहर निकालना चाहता है, जबकि वो शायद अनजाने में उसी में रहना चाहती है। वाह! यानी वो खालीपन उसके लिए सिर्फ दुख नहीं, बल्कि अपनी माँ के साथ जुड़ाव का एक आखिरी जरिया बन गया है। हाँ। और यहीं पर बात वाकई अनोखी हो जाती है, क्योंकि लेखिका इस खाली जगह को सिर्फ एक पृष्ठभूमि की तरह नहीं रखती। यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा साहित्यिक कमाल है। गीतांजलि श्री ने इस खाली जगह को वो लगभग एक किरदार की तरह पेश किया है। एक किरदार? हाँ, ये कोई साधारण खालीपन नहीं है। ये एक सक्रिय उपस्थिति है जो नायिका के जीवन को नियंत्रित कर रही है। ये सिर्फ शोक नहीं, बल्कि उस शोक से पैदा हुआ एक ऐसा शून्य है जो अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। मतलब? वो खाली जगह सांस लेती है, वो नायिका से बात करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है। वो एक तरह से कहानी की मुख्य खलनायिका भी है और नायिका की सबसे करीबी दोस्त भी। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि ये खालीपन एक किरदार है? ये तो कमाल की बात है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। तो इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? नहीं, कहानी उसे एक रास्ता दिखाती है, या यूं कहें कि एक रास्ते की संभावना। जब लगता है कि नायिका इस शून्य में पूरी तरह डूब जाएगी, तब कहानी में एक पुरुष का प्रवेश होता है। अच्छा। उसका आना एक उम्मीद की किरण जैसा है। ऐसा लगता है कि शायद यही वो इंसान है जो इस भयानक खालीपन को भर सकता है, जो नायिका को वापस जिंदगी की तरफ खींच सकता है। और उनके बीच एक प्रेम संबंध शुरू होता है। लेकिन मुझे शक है कि ये कोई सीधी सादी बॉलीवुड प्रेम कहानी होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई कहानियों में तो हमें यही दिखाया जाता है कि एक नया प्यार पुराने जख्मों को भर देता है। तो क्या श्री इस पारंपरिक विचार को जानबूझकर तोड़ रही हैं? बिल्कुल, वे इस विचार को सिर्फ तोड़ नहीं रही, बल्कि उसकी चीर-फाड़ कर रही हैं। ये रिश्ता, ये एक तरह से दो अधूरे लोगों का मिलन है। अधूरे लोग कैसे? नायिका अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकली है, और वो पुरुष भी, वो भी अपनी निजी समस्याओं और अपने अकेलेपन से जूझ रहा है। दोनों एक दूसरे में शायद अपनी अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो नायिका को लगता है कि ये रिश्ता उसके जीवन को नया अर्थ देगा। हाँ, कि ये प्यार उस खाली जगह पर मरहम लगा देगा। लेकिन उसे जल्द ही एक गहरी सच्चाई का एहसास होता है। और वो सच्चाई ये है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके अंदर के खालीपन को पूरी तरह से नहीं भर सकता। हाँ, और इससे भी बढ़कर ये कि कभी-कभी ऐसा करने की कोशिश उस खालीपन को और ज्यादा डरावना बना देती है। ये उपन्यास प्यार और रिश्तों की सीमाओं को दिखाता है, खासकर जब कोई इंसान गहरे दुख से गुजर रहा हो। ये एक अहम सवाल उठाता है, क्या प्यार हर घाव भर सकता है, या कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें किसी बाहरी सहारे से नहीं बल्कि अंदर से ही समझना पड़ता है। एग्जैक्टली। ये रिश्ता उस खाली जगह को भरने की बजाय उसे और ज्यादा उजागर कर देता है, क्योंकि अब नायिका को उस आदमी और उस खाली जगह के बीच बंटना पड़ता है। इसका मतलब कहानी सिर्फ यथार्थवादी नहीं रहती, क्योंकि एक तरफ एक असल दुनिया का रिश्ता है और दूसरी तरफ एक ऐसा खालीपन जो बातें करता है। हाँ, यहीं पर गीतांजलि श्री की जानी मानी लेखन शैली यानी जादुई यथार्थवाद का प्रवेश होता है। हाँ, और खाली जगह में ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी भाषा काव्यात्मक और प्रयोगात्मक है। वो अक्सर वाक्य अधूरे छोड़ देती हैं, शब्दों के साथ खेलती हैं, जिससे पाठक को सिर्फ कहानी नहीं बताई जाती बल्कि उसे महसूस कराया जाता है। बिल्कुल। आप उस नायिका की बेचैनी, उसके टूटे हुए विचारों को खुद पढ़ने के तरीके में महसूस करने लगते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल उस पुरुष के यथार्थवादी दुनिया के ठीक विपरीत एक दुनिया खड़ी करने के लिए किया गया है? मतलब एक तरफ प्यार और बाहरी दुनिया और दूसरी तरफ यादों और अंदर की दुनिया का जादू। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। गीतांजलि श्री का जादुई यथार्थवाद लैटिन अमेरिकी लेखकों से अलग है। अच्छा। वहाँ ये अक्सर लोक कथाओं या समाज की बड़ी सच्चाइयों से जुड़ा होता है। यहाँ ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है। मनोवैज्ञानिक उपकरण। खाली जगह का बोलना असल में नायिका के दबे हुए विचारों और डर का बाहरी रूप लेना है। जब खाली जगह बोलती है तो वो असल में नायिका के अंदर की आवाज है, उसका अकेलापन, उसकी यादें जो अब एक बाहरी रूप ले चुकी हैं। तो एक तरफ नायिका और उस पुरुष का रिश्ता गहरा हो रहा है और दूसरी तरफ ये खाली जगह भी एक जिंदा किरदार की तरह मौजूद है। इन दोनों के बीच की खींचतान कैसी है? क्या वो पुरुष इस दूसरी दुनिया को समझ पाता है? नहीं, और यही उस रिश्ते की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो पुरुष नायिका को बाहर की दुनिया में यथार्थ में खींचने की कोशिश करता है। वो उसे घुमाने ले जाता है, उससे बातें करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन वो खाली जगह है। वो खाली जगह उसे अंदर अतीत की ओर खींचती रहती है। इसी खींचतान में उनका रिश्ता बनता और बिगड़ता रहता है। उसमें दरारें आती हैं क्योंकि वो खाली जगह उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींचती है। तो इस सब का मतलब क्या है? कहानी का अंत कहाँ होता है? क्या वो खाली जगह भर जाती है? ये सवाल तो मन में जरूर घूम रहा होगा। अंत पारंपरिक अर्थों में सुखद नहीं है, लेकिन निराशाजनक भी नहीं है। ये बहुत यथार्थवादी और गहरा है। उपन्यास का अंत मिला जुला है, उदास भी और उम्मीद भरा भी। नायिका को आखिरकार एक बहुत बड़ा एहसास होता है, एक तरह का ज्ञानोदय होता है। वो क्या है? नायिका का सबसे बड़ा एहसास ये है कि खाली जगह को भरने की कोशिश करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा। उसे इसे भरना नहीं है, इसे स्वीकार करना है। वो समझ जाती है कि ये खालीपन उसकी माँ की याद का हिस्सा है, उसके अपने जीवन का हिस्सा है। इसे भरने की कोशिश करना एक तरह से अपनी माँ की याद को, उस प्यार को मिटाने जैसा है। तो वो उससे लड़ना बंद कर देती है। हाँ। वो उस खालीपन के साथ जीना सीख लेती है। हाँ। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि वो अब उस खाली जगह से डरती नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इसे अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा मान लेती है और इसी स्वीकृति के साथ एक तरह की शांति आती है। और उस पुरुष के साथ उसके रिश्ते का क्या होता है? वो रिश्ता एक अनिश्चित मोड़ पर रहता है। वो टूटता जुड़ता है, लेकिन अब नायिका की खुशी या उसका अस्तित्व उस रिश्ते पर निर्भर नहीं है। वो अब पहले से ज्यादा मजबूत है क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े डर, अपने अकेलेपन का सामना कर लिया है और उसे अपना लिया है। हाँ, वो खाली जगह अब एक दुश्मन नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। ये तो आज के दौर की उस सोच पर भी एक टिप्पणी है जहां में हमेशा प्रोडक्टिव रहने और हर खाली पल को किसी गतिविधि से, किसी सोशल मीडिया से भरने के लिए कहा जाता है। सही बात है। श्री कह रही हैं कि शायद असली विकास उस खाली जगह में ही होता है जब हम उसे भरने के बजाय उसके साथ चुपचाप बैठना सीख जाते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। वो खाली जगह अब एक घाव नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन जाती है
जो नई चीजों और नई समझ के लिए अवसर पैदा करती है। शायद अब उस जगह में कुछ नया उग सकता है, लेकिन तभी जब उसे खाली रहने दिया जाए। ये रेत समाधि की बाहरी दुनिया को नापती यात्रा के ठीक विपरीत एक शांत और आंतरिक यात्रा है। तो अंत में ये कहानी मौत, प्यार, अकेलेपन और खुद को खोजने के बारे में है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के बाद पाठकों के मन में भी एक खाली जगह रह जाती है। हाँ, लेकिन वो एक अच्छी वाली खाली जगह होती है, एक ऐसी जगह जो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक ऐसी खाली जगह जो नए विचारों और भावनाओं के लिए जगह बनाती है। ये उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि पाठक के सामने गहरे सवाल छोड़ जाता है, और शायद यही एक अच्छी कला की पहचान है। ये सच है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब अपने जीवन में किसी न किसी तरह की खाली जगह लेकर चलते हैं, जो किसी व्यक्ति, किसी सपने या भरने की अंधी दौड़ में लगे रहते हैं। उसे किसी रिश्ते, किसी काम या किसी और चीज से ढकने की कोशिश करते रहते हैं। या क्या हम कभी रुक कर उस खाली जगह को स्वीकार करके उसके साथ रहकर खुद को एक नए और ज्यादा सच्चे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं?